Good morning, guys. Welcome once again to our physics lectures. We are going to study the 11th, 5th chapter, that is, name is the gravitations. And from the last two lectures, we are going to understanding the what is the introductory portion of this chapter. In that introductory portion, we meet the 4 or 5 scientists and their explanations, like the Galileo, how it explain about the gravitational law or the gravitational concepts. After that, the great Indian scientist, that is the Aryabhatta. This Aryabhatta is well known to all of you. He also studied related with the gravitations, but he studied with the rotations of moon around the earth as well as earth rotating around the sun. And after that, the Tycho Brahe and the Johannes Kepler's, these two scientists made easy related with the planetary motions. And in the decade of 1609, the Keplers introduced their first two laws. And after the difference of 10 years, that means in the 1619, the Keplers introduced his third law related with the time period and the distance of the planets with the sun. After that, today we are going to discuss about the universal law of gravitations. ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये न्यूटन वाला ही है. हम सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी पता है कि न्यूटन जो होता था, ये जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, ये किसी पेड़ के नीचे बैठे थे जो कि पेड़ था एप्पल का, और सडनली एक एप्पल उनके सर के ऊपर आके गिरा और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ इंट्रोड्यूस किया. देखो बच्चे, ये कहानी सुनने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी ना सही है कि ग्रेविटेशन का जो लॉ बना ये सिर्फ और सिर्फ सर के ऊपर एप्पल गिरने से पड़ा या बना. ऐसा नहीं होता है. इसके पहले हजारों साल से इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही थी, थीसिस चल रही थी, जैसे कि गैलीलियो हो गए, आर्यभट्ट हो गए, और उन सब के डेटा के एनालिसिस के बाद उसके अंदर कुछ और ज़्यादा एनालिसिस करके न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन लॉ बनाया हुआ है. अब आप लोगों ने जो ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है 11th के पहले, स्टैंडर्ड 10 और 9th ने, तो आप लोगों को एक सिंपल लॉ पता था कि जो फोर्स होता है वो मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यही लॉ हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, यही लॉ पढ़ना है. स्किप मत करना वीडियो. ये लॉ पढ़ना है तो सर हमको तो आता है, फिर आपका पूरा लेक्चर क्यों देखें हम लोग? ऐसा नहीं है बच्चों. ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये वाला जो बना, वो कैसे बना? एक्चुअल में ये जो आर स्क्वायर है, इसको कैसे कंसेप्ट में लाया गया या इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ये देखना है. नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, सर यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट फॉल किया, और ऑब्जेक्ट फॉल करने के बाद उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसके स्क्वायर पे लिख दिया. ऐसा नहीं है, ये इतना ईजी नहीं है. देखो, जब हमको 2 का टेबल आता है या 3 का टेबल आता है, तो सिर्फ टेबल रटने से हो जाता है क्या? नहीं होता है. उसके पहले हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी होता है, उसके पहले हम लोगों को एडिशन आना बहुत ज़रूरी होता है. तो वैसे ही है. तो भैया ये m1 क्या है?
ये m2 क्या है, ये दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, ये समझ में आना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं सिखाऊंगा आपको कि ये लॉ है तो इसका ये स्टेटमेंट है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल दो, कोई कांस्टेंट रख दो। ये इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसके पहले क्या हुआ, ये आर स्क्वायर ही हम लोगों ने क्यों लिया, आर क्यूब क्यों नहीं लिया। ये m1 m2 क्या है, तो फिर ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है क्या, या m1 इज ऑलवेज रिलेटेड विद द सरफेस ऑफ द अर्थ और द मास ऑफ द अर्थ, ऑलवेज ये है क्या, ऐसा है क्या। देखो वही तो हमें देखना है। तो हमारा जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को ये देखना होगा कि ये लॉ बना कैसे। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ उसका स्टेटमेंट देख लिया, स्टेटमेंट से उसका एक्सप्रेशन ले लिया, फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, उसका एसआई यूनिट निकाला, उसका डायमेंशन निकाल दिया, बात खत्म हो गया यहाँ पे। ये वैसा वाला हमारा आज का लेक्चर नहीं है। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर हर एक चीज़ हम लोगों को देखनी होगी कि ये कैसा और कहाँ से आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन देखा तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को एक बात पता चली कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़, पत्थर ले लो या कुछ और ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम अर्थ के सरफेस के पास से अगर रिलीज करते हैं, मानो वहां से छोड़ देते हैं ऊपर से, वो रिलीज करने के बाद दे आर ऑलवेज गोज टू डाउन साइड। ऐसा है क्या कि आपने पत्थर लिया और आपने छोड़ दिया, वो हवा में उड़ गया, इट इज पॉसिबल नहीं। हाँ सर, एक चीज है ना, जो गैस वाला जो बलून होता है ना, वो तो हवा में ही चले जाता है, सही बात है, लेकिन जब उसके अंदर का जो गैस होता है, वो गैस खत्म होने के बाद बलून फिर से ज़मीन पे आ जाता है या वहीं पे कहीं पे फूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, लेकिन हाँ वापस कहाँ पे आएगा, वापस ज़मीन पे ही आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी के कंसेप्ट के लिए हम लोगों को गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो ने क्या किया था कि दो अलग अलग वेट्स के ऑब्जेक्ट लिए थे, और जो अलग अलग वेट के जो ऑब्जेक्ट थे, उस ऑब्जेक्ट को एक छोटे से टावर के ऊपर से या कहीं से भी एक सर्टेन हाइट के लेवल से उन्होंने क्या किया, वहां से ड्रॉप डाउन कर दिया, उन्होंने वहां पे उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों के दोनों डिफरेंट वेट वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट सेम एक्सलरेशन से टुवर्ड्स द अर्थ आ रहे हैं, अर्थ के सरफेस को आ रहे हैं। तो इस लॉ के बाद फिर क्या हुआ, ये जो न्यूटन्स थे, ये न्यूटन्स उसके भी आगे चले गए, मतलब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने फिर सोचा कि भैया ये जो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया, दो अलग अलग वेट के जो ऑब्जेक्ट्स लिए, वो ऑब्जेक्ट्स जमीन के ऊपर क्यों आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि ये क्या है कि ये जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस में एक फोर्स है, जो फोर्स उस अट्रैक्ट करते हैं, उसको, उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, उन्होंने क्या किया कि एक कंक्लूजन किया लास्ट में। क्या कंक्लूजन किया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मासेस के अंदर से, ये यूनिवर्सल होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया, और फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा कि ये जो लॉ है, ये टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशनल को एक्सप्लेन करता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि केपलर्स आ गए। केपलर्स ने भी लॉ ऑफ मोशन को मद्देनजर रखते हुए या उसको
फेवर में लेते हुए लॉ ऑफ ऑर्बिट बताया, लॉ ऑफ एरिया बताया। तो ये जो अलग अलग किस्म के मोशंस चल रहे थे, अर्थ के सराउंडिंग हो गया या सन के सराउंडिंग हो गया, फिर उनको ये भी पता चला कि ये जो सराउंडिंग के भीतर ये जो सराउंडिंग के सर्कुलर में ये जो ऑर्बिट रोटेट करते हैं, ये ऑर्बिट रोटेट करते वक्त भी उनको कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट करता है या कोई ना कोई फोर्स उनको वहां पे रोटेट करने के लिए हेल्प करता है। और ये हम लोगों ने केपलर्स लॉ में ऑलरेडी देख रखा था। अब इसको हम थोड़ा सा और इजीली समझते हैं। अब ये जो हमारा मून है, मून चंदा मामा कहते हैं हम उसको, हाँ मामा ही कहो, चंदा मामा। हम लोगों ने देखे थे ना, बचपन में गाने सुने थे बहुत सारे चंदा मामा को लेके, वही वाले। अब ये जो चंदा मामा है ना हमारा, ये जो मून है, मून को अर्थ के अराउंड रोटेट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उनको, उस चांद को कितने डेज लगते हैं? 27.3 डेज। कितने डेज लगते हैं? 27.3 डेज लगते हैं। और अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 3.85 इंटू 10, ये पॉइंट है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, 10⁵ किलोमीटर। अब ये जो मून है, ये अर्थ है हमारी, ये जो अर्थ है हमारी, इस अर्थ के एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में, अर्थ के एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो मून है, ये मून रोटेट करता है। किस ऑर्बिट में करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो मून है, ये मून रोटेट करता है। और अब देखो, इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज लगते हैं। तो 27.3 डेज लगते हैं, मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी या एंगुलर स्पीड होगी, ये कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ये क्या है? एंगुलर स्पीड। ये एंगुलर स्पीड कैसी होगी? इसकी कांस्टेंट होगी। बराबर है। हम लोगों को बराबर पता है कि अमावस और पूनम जो होती है, अमावस्या एंड पूर्णिमा मराठी में बोलते हैं उसको, इसको जितना टाइम लगता है ना, वो तो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इसकी जो एंगुलर स्पीड है, वो एंगुलर स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। और ये जो सर्कुलर मोशन में जो मून हमारा रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। एक फोर्स से वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? एक्ट हो रहा है। तो ये जो मून है, ये मून अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है। दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स है, वो फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, यहां पे लिख लेते हैं कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो। दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन इज टूवर्ड्स टू द सेंटर है, डायरेक्शन कैसा है? टूवर्ड्स टू द सेंटर है, तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता है कि ये मून का भी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स टू द फोर्स है, टूवर्ड्स टू द सेंटर है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आता है F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। चलो इसको कर लेते हैं एक्सप्लेन थोड़ा सा। F क्या है? फोर्स है जो कि एक्टेड ऑन अ मून है। M क्या है? मास है। किसका? तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, किसका है? वो मून का है। R क्या है? R डिस्टेंस है। किसका? अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मून टू द अर्थ। ओके, अब ये तो सिंपल है। ओमेगा क्या है? ओमेगा यहां पे लिखा हुआ है, एंगुलर स्पीड है। अब और एक बात हमें पता है, ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को न्यूटन्स के लॉ से अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू
एक्सलरेशन। अब बच्चों ये देखो, ये वाला भी फोर्स है, ये वाला भी फोर्स है, मतलब इसका LHS और इसका LHS, दोनों का LHS कैसा है, सेम है। दोनों का LHS कैसा है, सेम है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला यम क्या हो गया, कैंसल हो गया एक दूसरे के साथ। तो क्या आ गया इक्वेशन, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। चलो अब इसको नाम दे देते हैं, इसको नंबर्स दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो इसको आप लिख लो, इसको जो भी आप नोट्स निकाल रहे हो उसके ऊपर इसको लिख लो, क्योंकि मुझे कुछ देर के बाद ये वाली साइड को हिडन करना होगा, मिटाना होगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है हमारा, इसके ऊपर नहीं बैठेगा पूरा। ओके चलो, अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सलरेशन। लेकिन ये एक्सलरेशन किसके रिलेटेड हो गया, ये एक्सलरेशन रिलेटेड हो गया हमारे मून से। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, एक अनादर टर्म देखते हैं जो कि एक्सप्लेन करती है एंगुलर वेलोसिटी को। किसको, एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी। अब हम लोगों को पता है कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। अब ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा आप लोगों को यहां पे भी दिख रहा है, बराबर है, ओमेगा क्या है, यहां पे भी दिख रहा है। तो ये इसका वैल्यू यहां पे रख दो, इसका जो वैल्यू है, ये जो ओमेगा का वैल्यू है, ये यहां पे रख दो। क्या होगा इक्वेशन, ए इज इक्वल टू आर इंटू इन ब्रैकेट 2 बाई टी, उसका स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो हमें पता है। अब इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। हम लोगों के पास आर की वैल्यू है, कितनी है आर की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे 3.85 इंटू 10⁵ किसमें है, किलोमीटर में। हम लोगों को किलोमीटर चलता है क्या, नहीं, मीटर इंटू 10⁻³ इंटू, अब ये 2 पाई है, 2 पाई अब इसका भी स्क्वायर है, मतलब ये क्या होगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। टी कितना है, ये टाइम पीरियड हमारा कितना है 27.3, लेकिन ये 27.3 किस में है, डेज में है। तो इसको हम लोगों को मिनट में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेकंड में। तो 27.3 ये डेज हो गए। एक डेज में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। 1 मिनट, दिख रहा है ना बच्चों नीचे वाला पोर्शन, ओके दिख रहा है। चलो इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ओके यहाँ पे लेता हूँ। ये टाइम पीरियड कितना है, 27.3 डेज है। एक डेज में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। 24 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। पूरा दिख रहा है बच्चों, 1 सेकंड 60 इंटू 60। ओके बी क्लियर, इट क्लियर दिख रहा है, सब दिख रहा है, टेंशन नहीं है इसका। ओके अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने को तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ए का जो वैल्यू आएगा निकल के, ये ए का वैल्यू है 0.027, 0.0, एक सेकंड क्लियर करने दो, 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपके एक्सलरेशन का वैल्यू। ये क्या आ गया, आपके एक्सलरेशन का वैल्यू आ गया। लेकिन ये एक्सलरेशन का वैल्यू किसका है, ये एक्सलरेशन का वैल्यू है आपके मून का। ठीक है, अब ये जो मून है, इस मून का मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो फोर्स है ये टूवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है। दैट मीन्स मून क्या होता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में सन के रोटेट होता है, बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि मून जो है, मून सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। तो न्यूटन ने क्या एज्यूम किया, न्यूटन ने ये कहा कि ये जो लॉ है, ये जो लॉ का जो नेचर है, ये लॉ का नेचर सेम है जो कि अर्थ के ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, बराबर है। अब अर्थ के ऑब्जेक्ट को लेकर आता है मतलब यहां पे क्या देखना होगा हम लोगों को, अर्थ के ऑब्जेक्ट की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी होगी। तो अर्थ के ऑब्जेक्ट की जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। मतलब ये जो एक्सलरेशन है, ये एक्सलरेशन बहुत ही स्मॉलर है मून का। जब बॉडी खुद को अर्थ के सरफेस के पास महसूस करेगी, अगर मून को कंपैरिजन करें तो मून का जो भी एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून की, वो क्या है, बहुत हाँ बराबर है, चलो एक्सलरेशन जो है उसका वो क्या करेगा, बहुत ही खुद को कम महसूस करेगा जब उस प्रकार की बॉडी को हम लोग अर्थ के सरफेस पे लेकर आएंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? इसका कंक्लूजन सिंपल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, बराबर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ के पास डिक्रीज करता है उसके डिस्टेंस को। अब ये इसके डिस्टेंस को कैसे डिक्रीज करता है? चलो इसका ए रेशियो ले लो, ए ऑब्जेक्ट यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और एक्सलरेशन ऑफ एट दी मून ले लेंगे, बराबर है। चलो मैं इधर वाला मिटा देता हूं बच्चों, ये वाला आपने शायद लिख लिया होगा। ओके चलो, अब ये जो ए ऑब्जेक्ट है, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ए ऑब्जेक्ट, ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ऑफ दैट मून है। ये कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है, 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जो निकल के आता है वो नियरली इक्वल आता है 3600। कितना आता है, नियरली 3600 निकल के आता है। ठीक है, अब दो चीजें और हम लोगों को देखनी होगी। अब ये तो क्या हो गया, ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, लेकिन ये किसके रिलेटेड हो गया, उसके डिस्टेंस के रिलेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का रेशो निकालेंगे। कौन कौन से डिस्टेंस का रेशो निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस देखो मैं यहां पे लिख ही लेता हूं, चलो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, SOE मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ ले लो, या बुक्स में से दिया है फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके चलो ठीक है। और दूसरा किसका लेना है, हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था उस ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर। ओके, अब डिस्टेंस ऑफ मून हम लोगों को पता है, डिस्टेंस ऑफ मून कितना है, ये किलोमीटर में ले लो इसको, 3.7, कहाँ गया, 3.785, एक मिनट नहीं, बराबर है 3.85 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, किलोमीटर में लेना है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ कितना है, 6378 किलोमीटर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नियरली इक्वल टू 60 आएगा। नियरली इक्वल टू कितना आएगा, 60 आएगा। ओके, अब देखो, अब हमको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, R² कैसा है इसकी वैल्यू मिलने वाली है। चलो बच्चों अब इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीटली वैल्यू आ गया जो कि डिस्टेंस को लेके हम लोगों ने देखा था। ओके, अब देखो, अब अगला वाला पोर्शन देखो बच्चों, बहुत ही दिल लगा के देखो। ओके चलो, ये 60 आ गया, बराबर है। अब जो डिस्टेंस है हम लोगों का ऑब्जेक्ट्स को लेके हम लोगों ने जो निकाला था वो वाला, और दूसरा जो एक्सलरेशन को लेके निकाला था, एक्सलरेशन को कितना निकाला था, एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाय एक्सलरेशन ऑफ मून, कितना निकाला था, ये 3600 निकाला था। कितना निकाला था, 3600। ये कितना है, 60 है। ये कितना है, 60 है। अब ये जो दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस से हम लोगों को एक चीज मिलती है। कौन सी वाली चीज मिलती है, देखो, ए ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ए मून, बराबर है, ए ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ए मून इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मून
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका क्या है, ये स्क्वायर है। देखो देखो वैल्यू देखो, उसका क्या है, ये स्क्वायर है, उसका क्या है, ये स्क्वायर है। और इसके बाद ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद न्यूटन ने क्या किया, कंक्लूजन किया। न्यूटन ने क्या किया, कंक्लूजन किया। और न्यूटन ने देखा कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट को लेकर, जो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दी अर्थ है, इसको लेकर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को। ये वाला देखो, ये वाला देखो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट उसके डिस्टेंस के किसको है, स्क्वायर को है। किसके है, स्क्वायर को है। ये हो गया आपका एक पोर्शन यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो निकाला है वो वाला एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को जब हम देखेंगे या इसको जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एक बात पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो फिर इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर है। आप बोलोगे सर ये कहिए तो कैसे मिल गया आपको, अब मुझे बताओ ये वाला इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए बराबर है, तो F इज इक्वल टू m इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को मिल गया कि ये जो है ये आर स्क्वायर कैसे आया और उसी के साथ एक ऑब्जेक्ट का मास कैसे आ गया। तो अब हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल गया, एक मास मिल गया, बराबर है। क्या क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया, एक ऑब्जेक्ट का मास मिल गया, दूसरा और उसके रेडियस का स्क्वायर कैसे लिया ये पता चल गया हमें। अब जब ये सिमिलरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट्स करेंगे किसी फोर्स के साथ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट्स करेंगे फोर्स के साथ अर्थ की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो यम है ये यम होता है मास ऑफ द अर्थ। ये यम क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसके जब न्यूटन्स ने इसको थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखा तो उनको ये बात पता चली कि जो बॉडी होती है, जो बॉडी होती है मतलब जिस बॉडी के ऊपर फोर्स है, उस फोर्स को जब अर्थ के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल, ये जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मासेस को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, उसके मासेस को। और फाइनली उन्होंने कंक्लूडेड किया उस ऑब्जेक्ट को लेकर, इस ऑब्जेक्ट को लेकर, इस मास को लेकर उन्होंने फाइनली कंक्लूडेड किया कि ये जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसी को देखते हुए फिर उन्होंने इस लॉ का स्टेटमेंट लिया, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ को बनाया और फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए इसका स्टेटमेंट क्या लिखा था। दी स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बोलता हूं, प्लीज लिख लो। दी एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, दी एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इज अट्रैक्टेड every other particle of matter with a force, and this force, the force which is directly proportional, this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। तो ये लॉ न्यूटन्स ने एक्सप्लेन किया है, ये लॉ न्यूटन ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर रिमूव करना है हम लोगों को तो वहां पे कुछ कांस्टेंट लेना होगा। तो ये कांस्टेंट क्या है, g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इस g को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। और इस g की जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका SI यूनिट हो गया। और इसका, इस J का और इस G का डायमेंशन क्या है, इस G का डायमेंशन सिंपली है 3 इन लेंथ, -1 इन मास और -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया, किसका, G का। और इस फार्मूले को अगर ग्रेविटेशनल का फार्मूला बनाना है तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लो, ये G को, इस G को यहीं पे रहने दो और इसको इधर ले लो, क्या होगा, ये फार स्क्वायर डिवाइडेड बाई यम। सो बच्चों, ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो हम लोगों को सिर्फ ये नहीं देखना था, हम लोगों को क्या क्या देखना था कि ये लॉ कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इतना डिटेल्स आपको किसी ने नहीं दिया है, आई नो वेरी वेल। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।